दोस्तों समसामयिक घटना चक्र का जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं 2023 एडिशन का। दोस्तों इस पुस्तक में हम लोग बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जो कि अध्यायवार विभाजित है। और ये पुस्तक जो है वो 1992 से लेकर के 2022 तक अपडेटेड है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके समान अध्ययन के पोर्शन को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विविध को। तो दोस्तों विविध के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग के द्वारा, इस विविध के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विविध में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों वो है पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। उनमें से है सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल वर्ष 2016 में तथा महाबोधि विहार या मंदिर जो है वो वर्ष 2002 में दोनों ही शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2006-07 के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रस्तुत करना शुरू किया और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इस श्रृंखला का 16वां सर्वेक्षण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ICFRE का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है मार्च 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद अर्थात TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने और वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है 10,000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने लगाया। किन गोल्डविक 2 मिलियन बताया, मैकवेडबी एवं जोन्स 4 बिलियन तथा थामलिनसन जो है वो 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। इस तरीके से कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा वो है दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो कि 20 जुलाई 1996 में चांद पर पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्य देव एवं उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और अर्घ्य दी जाती है।
9वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 पर स्थित नहीं है। इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है। हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनरीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए दोस्तों स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल देखते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है वर्तमान में अनेक विमानन कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, उसके बाद में स्पाइस जेट एयरलाइंस और ये सभी जो जितने हैं वो एयरलाइंस जो कंपनी है वो बिहार में योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। दोस्तों वो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शंस कह रहा है बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर अर्थात 125 फीट एवं चौड़ाई की बात करें तो वो 36 मीटर अर्थात 118 फीट तथा गुंबद की व्यास की बात करें तो वो 20 मीटर अर्थात 65 फीट है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जोड़ता है। इसके लिए दोस्तों स्टार मार्किंग की गई है। हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों को सीधे जोड़ता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीलंका, नई दिल्ली, वाराणसी इत्यादि को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। वो है दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर है और इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय में है तथा धनबाद मंडल आते हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है। वो राज्य है दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों ये कह रहा है हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ऑप्शन ही बता रहा है। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है श्री निवारण चंद्र दास गुप्त थे। वे क्या थे दोस्तों? वे थे पुरुलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे और इनकी कर्मभूमि तत्कालिक बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा है। इस तरीके से 18वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। और रह गया था दोस्तों प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है वर्ष 1950 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा वर्ष 1959 में इसमें संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिनके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे।
इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। इस तरीके से 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादक कौन थे? दोस्तों वे थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दोस्तों दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है, श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लॉर्ड्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम भारती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? राइट आंसर होगा गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर बी। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक के मांडले जेल में लिखा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों 1984 के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शंस कह रहा है, दिए गए विकल्पों में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जो कि पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल दिया जाता है, उसके साथ साथ में एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? वे हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने के लिए वर्ष 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वो भी दोस्तों शांति ढंगपूर्ण तरीके से उस विद्वेष को समाप्त करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इस कथन को देखें तो इसमें सबसे गलत कथन है जो सही नहीं है वो है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ये कथन गलत है। इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है, FAO की वेबसाइट पर उपलब्ध वर्ष 2020 के नवीन आंकड़ों के अनुसार में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादक एवं 40% निर्यातक है तथा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.60 करोड़ है, जो विश्व की कुल भेड़ों की संख्या 2396 मिलियन का 1.10% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस का 75% तथा कुल वैश्विक ऊन निर्यात का लगभग 16% निर्यात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व का मक्का निर्यातक 36% निर्यात करता है। इस तरीके से कथन ये जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, इसराइल और PLO के बीच प्रथम संधि बैठक हुई थी, वो हुई थी दोस्तों मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है, इसराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आमने सामने बैठकर वार्ता की, वो मैड्रिड में नवंबर 1991 में संपन्न हुई थी। इस बैठक के प्रथम सूत्रधार
तत्कालिक अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर थे। वहीं बात करें दोस्तों PLO का पूर्ण नाम के बारे में, अर्थात इसके पूर्ण रूप के बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो PLO का फुल फॉर्म होता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे थे दोस्तों पीटर सदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है WTO की स्थापना GATT अर्थात गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ऐसी परिस्थिति में गैट के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महानिदेशक अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु WTO के विधिवत निर्वाचन प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो है। प्रश्न में केवल WTO के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी को सही माना गया है। दोस्तों वर्तमान में नागोजी ओकोंजो इबेला जो हैं वो WTO की महानिदेशक हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला हैं। इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? दोस्तों दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है केंद्र बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र ने मार्च 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 ईस्वी को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम जो है वो अस्तित्व में आई। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। दोस्तों भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो भद्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। दोस्तों स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों लगभग 3.5 लाख अर्थात 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देश जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम एवं थाईलैंड आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को ही स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5.5 करोड़, 5.5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठनों द्वारा वर्ष 1989 में गठित साउथ एशिया कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूट द्वारा 21 मई 1993 ईस्वी को बाल मजदूरी पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ थी। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पुरुने ए संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। इस तरीके से देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। दोस्तों वो है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है। दूसरे स्थान पर बात करें तो वो रूस का स्थान आता है। 33 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रकाश पादुकोण जो है वो बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें, जो कि कह रहा है प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। प्रकाश पादुकोण ने वर्ष 1971 में जूनियर एवं सीनियर वर्ग का राष्ट्रीय खिताब प्राप्त किया तथा वर्ष 1971 से 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता बने रहे। वर्ष 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था।
आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला की बात करें तो वो है संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, संतोष यादव। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है हरियाणा राज्य की निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार 1992 ईस्वी में तथा दूसरी बार 1993 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है, वो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद लिखित इंडियन विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंटल लॉगमैन के द्वारा वर्ष 1959 ईस्वी में किया गया। अपनी इस पुस्तक में अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभवों तथा दृष्टिकोण को दर्ज किया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रीय स्तनी है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय स्तनी है बाघ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस जो एक स्तनधारी पशु है, अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प डी सही है। बाघों की घटती संख्या के दृष्टिगत उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम के रूप में $40,000 तथा अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो अवस्थित है, इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता की बात करें तो 1 लाख से अधिक अर्थात 1,50,000 है तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता की बात करें तो 1,32,000 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है दोस्तों नीरद सी चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरद सी चौधरी। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन भारतीय मूल के लेखक नीरद सी चौधरी के द्वारा वर्ष 1951 ईस्वी में रचित की गई पुस्तक है। दोस्तों आत्मकथा विधा में रचित इस पुस्तक को नीरद सी चौधरी ने 1857 ईस्वी में किशोरगंज जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है किशोरगंज में अपने जन्म से प्रारंभ किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, उसके बाद कोलकाता में अपने जीवन यापन के प्रतीक चिन्हों के ह्रास के अपने अनुमान का चित्रण किया है। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत जो कि ब्रिटेन के भारत से निष्कासन को अपनी पुस्तक में एक भयावह अनुभव बताया है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिजनेस एज अनयूजुअल के लेखक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ पुस्तक और उसके लेखक के नाम हैं, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 41 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है ग्रीन पीस अर्थात हरित
शांति क्या है? दोस्तों हरित शांति की बात करें तो वो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में वर्ष 1971 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक ऊष्मन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति तथा जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करें ग्रीन पीस के बारे में तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एमर्स्टम में है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट का क्रमशः शक्ति क्या है? वो है दोस्तों 400:90 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सभा के बारे में। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद राष्ट्रीय सभा में 400 सीटें हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों को सामान्य चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत के बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट आवंटित की जाती है तथा यथा किसी राजनीतिक दल को चुनाव में 40% वोट मिलते हैं तो राष्ट्रीय सभा में उसे 40% अर्थात 160 सीटें प्राप्त होंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीनेट के बारे में। तो सीनेट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थापित सीनेट का गठन 1994 ईस्वी में किया गया। वर्ष 1996 में नए संविधान के अंगीकरण के साथ ही सीनेट का नाम बदलकर राज्यों का राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 90 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? दोस्तों वो बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी हैं तथा जिस पर इसे स्थापित किया गया है उसके वास्तुविद अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल हैं। दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस थाईलैंड पर स्थापित है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है दोस्तों, इसके लिए स्टार मार्किंग किया गया है लेकिन उस भाषा को हम लोग देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस में जो कि कह रहा है भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 के जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक भाषा द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाओं को देखें तो उसमें है हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू और गुजराती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। दोस्तों यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हुआ करते हैं अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा 2 भागों में लिखित 58 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने आध्यात्मिक कविता सावित्री का भी लेखन किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है द मूर्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी हैं। रुश्दी द्वारा वर्ष 1995 में प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध को पुस्तक का मूल विषय बनाया है तथा यह दिखाया है कि विचारों में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? वह है दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं जो कि कह रहा है अमेरिकी सरकार के विदेशी शस्त्र बिक्री समझौता रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा वर्ष 1950 से वर्ष 1995 के अवधि में किए गए शस्त्र बिक्री का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था। सिप्री की 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के मध्य विश्व के 5 बड़े हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है। जबकि 5 बड़े आयात देश की बात करें तो वो है दोस्तों सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात का 24% सऊदी अरब को जाता है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया, वो किया गया दोस्तों 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शंस को देखें जो कि कह रहा है विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है, परंतु वर्ष 2012 एवं 17 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन स्थगित कर दिया गया। यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य में आयोजित की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? वो था दोस्तों लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिथुआनिया। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर से स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित करने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। और ये देखिए दोस्तों और भी कई राज्य हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और कब किया था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिथुआनिया जो कि 11 मार्च 1990 को स्वतंत्र घोषित किया, जॉर्जिया 9 अप्रैल 1991, एस्टोनिया 20 अगस्त 1991 और यूक्रेन की बात करें तो वो 24 अगस्त 1991 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 51 नंबर प्रश्न कह रहा है किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों बात करें कि वह कौन सा खेल है जिसके लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है तो वो खेल है बैडमिंटन, अर्थात बैडमिंटन के लिए ही थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस के द्वारा वर्ष 1939 ईस्वी में इस प्रतियोगिता का विचार दिया गया था। दोस्तों प्रथम थॉमस कप का आयोजन वर्ष 1948-49 में क्वींस हॉल ब्रिस्टल में हुआ था। प्रथम थॉमस कप मलेशिया जो कि तत्कालीन मलाया था उसने डेनमार्क को 8-1 से हरा करके जीता था। थॉमस कप प्रतियोगिता 2022 का विजेता को हराकर बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका प्रारंभ 1888 ईस्वी से हुआ था। वर्ष 2016 ईस्वी में यह प्रतियोगिता आरगे ग्रीन ने जीती। वर्ष 2021 में यह प्रतियोगिता फुटबॉल क्लब गोवा में दोस्तों बुमहंडन स्पोर्ट्स क्लब को पराजित करके जीती। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? दोस्तों 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला का आयोजन जो है वो हरिद्वार में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 ईस्वी में आयोजित हुआ था। बिहार में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों जैसे कि इलाहाबाद, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, नासिक और उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण जो है वो महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, उसके बाद में राशि विलय यंत्र, उसके बाद में कपाली यंत्र जंतर मंतर बोधशाला के प्रमुख यंत्र है जिसने सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है
और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी एवं जयपुर में बनवाई थी, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, तो इस तरीके से 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। दोस्तों एक वयस्क भारतीय हाथी का भार जो है वो लगभग 5000 किलोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया है, जिसका भार लगभग 7000 किलोग्राम था। एक वयस्क भारतीय हाथी प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का भोजन करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा जो है वह है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन है। इसके अतिरिक्त रोमांस भाषा भी स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, किंतु इसके बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, लगभग 0.9%। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वे हैं हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 ईस्वी में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों वैज्ञानिकों का जन्म भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 2009 ईस्वी में बी रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक पुरस्कार, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है, अर्थात बात करें दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ के दोस्तों नागरिकों को दोहरी नागरिकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। 2009 में बी रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं तथा इनको ही यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिनको ग्रेट ब्रिटेन से लॉर्ड का खिताब दिया गया है। वे है दोस्तों स्वराज पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, भारतीय मूल के स्वराज पाल को ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया है। स्वराज पाल को ब्रिटेन ने वर्ष 1996 में लाइफ पीर की उपाधि प्रदान की। दोस्तों लाइफ पीर की उपाधि प्राप्त व्यक्ति आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मानद सदस्य बना रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जर्मनी नहीं है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स, अर्थात वर्ष 1903 ईस्वी में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों टेलीस्कोप की खोज जो है वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप की खोज की थी। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम तथा गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्क में मिलता है। पहला है दोस्तों मेनेंजाइट, उसके बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसके अतिरिक्त
टेकोनाइट, चोमोसाइट और पाइराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश 30% से कम होने के कारण इसका आर्थिक महत्व नगण्य होता है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो है वो भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 ईस्वी में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टिटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक 4 से 6 अप्रैल 2018 के मध्य बाकू जो कि अजरबैजान में है वहां आयोजित किया गया। 64 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। दोस्तों मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से मदर टेरेसा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी को मैसिडोनिया के एस्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 ईस्वी को कोलकाता आई मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 65 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगलों में छिपकर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे थे। 66 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। वो जाता है दोस्तों बी साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास के प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। वर्ष 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति को वर्ष 1969 ईस्वी में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। दोस्तों परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं एच.जे. भाभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिशा में विकसित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 68 नंबर के रूप में है। प्रश्न कह रहा है शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है भारत के परमाणु परीक्षणों के अनुसरण में परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने का पर केंद्रित है, जबकि भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परमाणु विद्युत जनन के माध्यम से उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है। भारत ने वर्ष 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित कर परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने की स्पष्ट घोषणा की। दोस्तों भारत परमाणु विद्युत जनन एवं परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोगों जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं के दृष्टिगत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में विनिर्मित टैंक का नाम क्या है। दोस्तों भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है
भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून 1993 ईस्वी को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास के द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स आदि के सहयोग से किया गया है। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है। दोस्तों, मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है वो पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है मुहाजिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे उत्तर प्रवासी मुसलमानों का एक राजनैतिक दल है। अर्थात MQM मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव तथा उनके साथ द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज उठाता है। इसके नेता जो हैं वो अल्ताफ हुसैन है। इस तरीके से 71 नंबर प्रश्न कह रहा है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी जो है वो है कीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये पक्षी जो है दोस्तों वो उड़ नहीं सकता है, परंतु वो बहुत तेज दौड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है चिपको आंदोलन है। दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों को बचाने के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे। दोस्तों, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ वर्ष 1973-74 ईस्वी में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविदों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलवाई। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए एक सरकारी योजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 से प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। वर्ष 2002-03 से यह योजना जो है वो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है स्टार टीवी का मालिक कौन है। दोस्तों, स्टार टीवी की मालिक की बात करें तो वो है रूपर्ट मर्डोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक ने वर्ष 1993 ईस्वी में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पंचशील की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि पर 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया है। पंचशील के सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहले देखते हैं दोस्तों पहला सिद्धांत, जो कि कह रहा है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना। दूसरा है अनाक्रमण, अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। चौथा है परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना, तथा 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन का प्रयोग प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। दोस्तों रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। दोस्तों वो देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 ईस्वी को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। 79 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात कर्नाटक के बेंगलोर को भारत के सिलिकॉन घाटी के नाम की संज्ञा दी गई है। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। दोस्तों निकोलस कॉपरनिकस जो हैं वो यह बताने के लिए प्रसिद्ध हैं कि सूर्य जो है ये बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। इस तरीके से आगे इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है निकोलस कॉपरनिकस जो कि 1473 से 1543 ईस्वी तक इन्होंने ही गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी की एक मान्यता का खंडन कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना तथा यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य सभी ग्रह जो हैं वो अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी सूर्य की चक्कर लगाती है। इस तरीके से 81 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है दक्षेस अर्थात सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापित एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस अर्थात दक्षेस साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मुख्य उद्देश्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सही कथन को चुनना है। दोस्तों निम्नलिखित जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से सबसे सही कथन है आर्यभट्टीय एक गणितीय पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है आर्यभट्ट 5वीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टीय गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर सेकंड थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता बराह मिहिर थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है। इस तरीके से देखते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वंदे भारत गीत के रचनाकार कौन थे। दोस्तों वंदे भारत गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है वंदे भारत गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बंगला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे भारत गीत उद्धृत है। 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। दोस्तों इसका जो कथन है वो तीनों के तीनों सही है, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था जिसे ऑस्कर प्रकाशन ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया था। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन M.F. हुसैन ने किया था। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है आक्रामक राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाध्य कारक है।
शेष तीनों विकल्प अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहायक सिद्ध होते हैं। जापान व जर्मनी का राष्ट्रवाद आक्रामक राष्ट्रवाद ही था, जिसके कारण तत्कालिक समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन ही अस्थायी सदस्य है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शेष 10 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। हाल ही में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। दोस्तों बात करें पहले लोकायुक्त के बारे में तो वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विभाग 1970 ईस्वी में पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था जो है वो वर्ष 1983 ईस्वी में जाकर के अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 88 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से अक्टूबर 2021 तक रहा था, 2001 तक रहा था। इनका जन्म जो है वो वर्ष 1936 ईस्वी में जम्मू में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। दोस्तों वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार की बात करें तो वो है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय सामान्य नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ का राष्ट्रों के बीच वितरण से है। इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन का उदाहरण दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है नौकरशाही का कार्य है। दोस्तों नौकरशाही का जो कार्य है वो उपरोक्त में से तीनों है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है नौकरशाही का प्रमुख कार्य प्रशासन संचालन से है। विधायिका नीति निर्माण के उपरांत कार्यपालिका को यह उत्तरदायित्व सौंपती है कि इन नीतियों को लागू करे। कार्यपालिका इन नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाती है। साथ ही साथ नौकरशाही दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में मंत्रीगण की सहायता भी करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई है। दोस्तों 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लगाया गया। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 ईस्वी से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है।
इसके बाद देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे। दोस्तों श्री नरसिंह नारायण जो थे वे एक समाजवादी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम जो है वो श्रीमती राम प्यारी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चंद्रमा बीच में हो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस तरीके से देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सबसे छोटा दिन कब होता है। दोस्तों सबसे छोटे दिन की बात करें तो वो होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग विविध का सेक्शन भी ख़त्म कर चुके हैं और कुल मिलाकर कहा जाए तो जो बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसका संपूर्ण बुक हम लोग यहाँ पे अब समाप्त कर चुके हैं। दोस्तों इसके पहले की वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सब वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।